Hello everyone, welcome you all on this YouTube channel Exam Capture, and today we are going to discuss the second part of light chapter, that is refraction. We have already completed its first part, that was reflection, and here we are studying for CBSE class 10th board, and this I am your brother and your tutor, and of course my name is Rahul Anjan. And so let's move in this session. So let's first understand what is a refraction. Basically a refraction होता क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके बाउंड्री पे, जो दोनों मीडियम के ये बाउंड्री है, ये एयर है और ये ग्लास है, तो इन दोनों का बाउंड्री ये है। इस बाउंड्री पे लाइट ऐसे आया और इसका पाथ चेंज हो गया। इस चेंज इन पाथ को ही, चेंज इन डायरेक्शन को ही रिफ्रैक्शन नाम दिया गया है। ये दो मीडियम के बाउंड्री पे होते हैं और इस लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसे नॉर्मल कहा जाता है। जब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो भी एंगल फॉर्म करेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। आई एम सॉरी, द एंगल बिटवीन दी रिफ्रैक्टेड रे, और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड दैट्स एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड हियर एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, अनलाइक द मिरर्स रूल लाइक दिस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन में जो हम लोग पढ़े थे कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते थे, वैसे रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं। आगे हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। सो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या कॉज है रिफ्रैक्शन होने का? रिफ्रैक्शन होने का मेन कॉज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। किसी एक मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और है, किसी दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और है, और यही जो दोनों के बीच का डिफरेंस है यही क्रिएट करता है रिफ्रैक्शन। इसी के वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अगर डिफरेंस दोनों में ज़्यादा होगा, दोनों के स्पीड में, दोनों के स्पीड का मतलब कि लाइट किसी एक मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, मतलब स्पीड कम है लाइट का। किसी दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एयर एंड ग्लास। एयर में इस लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, ग्लास में लाइट का स्पीड कम होने वाला है, और यही जो दोनों का डिफरेंस है, इसी की वजह से जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगी तो उस समय पे बेंडिंग होगा उसके पाथ में, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, और उसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगर ये दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है फिर वहाँ पे रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होने वाला है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जिस भी मीडियम में लाइट का स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम कहलाता है, और अगर लाइट का स्पीड ज़्यादा है देन उसे रेयरर मीडियम कहते हैं। अगर ज़्यादा है लाइट का स्पीड तो उसे रेयरर बोलेंगे, अगर कम है तो उसे डेंसर बोलेंगे, क्योंकि वो डेंस है, उसके पार्टिकल्स डेंस हैं, एंड सो लाइट can't travel much more distance in a limited period of time. जब एक रे, when a ray of light goes from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. जब लाइट रेज किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करते हैं, देन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम और ये नॉर्मल है। तो यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करते हुए रेयर से डेंसर में आया तो ये, इसका ओरिजिनल पाथ तो कुछ ऐसा होने वाला था, लेकिन ये बेंड कर गया नॉर्मल की तरफ। यही समझाना चाहता हूँ मैं कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आते हैं तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल टर्न कर जाते हैं, और वही अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाते हैं अगर, देन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी एग्जांपल में देख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हैं और इस रे का ओरिजिनल पाथ ये है, इस तरह से ये ओरिजिनल पाथ है इसका, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आया, और फिर ये इमर्जेंट रे है जो फिर से निकल के आया।
तो जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं आगे की तरफ। द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। और I एंड E इक्वल होते हैं। ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये एंगल E है इमर्जेंट। सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल E होते हैं, नॉट एंगल I इज इक्वल टू R। एंगल I और R इक्वल नहीं होते हैं, एंगल I और E इक्वल होते हैं और E को एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। अगर इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल्स होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली फॉल्स होते हैं, देन नो बेंडिंग होगा। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का बेंडिंग नहीं होने वाला है, लाइट एकदम से स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। जैसे कि अगर ये एक ग्लास स्लैब है, सपोज कि ये एक ग्लास स्लैब है और इस पे लाइट ऐसे तिरछे नहीं आ रहे हैं, ऐसे सीधे आ रहा है रेज, देन ये बेंड नहीं होगा, ये ऐसे ही ट्रेवल कर जाएगा इसके अंदर। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो। सो पहला इफेक्ट हम लोग जैसे कि बहुत ही बेसिक इफेक्ट्स है जो कि हम लोग ऑब्जर्व भी किए हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि आप अगर तिरछा किसी चीज़ को, कोई स्टिक है उसको पानी में जब आप इमर्ज करते हो, देन इस वाटर के सरफेस पे क्या आपको अपीयर होगा कि ये बेंड हो गया है, ऐसे टूटा हुआ सा आपको अपीयर होगा। दूसरा आप क्या नोटिस कर सकते हो कि जो बॉटम होता है किसी बकेट का, किसी बकेट में आप पानी भर के रखे हो, सो उस बाल्टी का जो पेंदी होगा वो थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देगा, थोड़ा उठा हुआ ऊपर दिखाई देगा। और इसी वजह से जब आप पूल में जाते हो, वाटर पूल में, तो उस वाटर पूल का जो डीप है वो कम दिखाई देता है क्योंकि उसका पेंदी ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, बॉटम वाला पार्ट। सो आपको क्या लगता है कि ये कम डीप है, ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादा वो अंदर तक डीप नहीं है। स्टार्स ट्विंकल करते हैं नाइट्स में, हम लोग देखे हैं, और इसका रीजन भी यही सेम है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एक सिक्का था, कॉइन है, जिसको ओरिजिनल में तो ये यहाँ पे है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्लेक्शन में भी लॉज को देखे थे और उसमें भी पहला लॉज तो यही था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्रैक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं। सो हेयर इट्स रिफ्रैक्टेड। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन पे होते हैं। एंड इट्स सेकेंड लॉ इज दैट कि स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ, it is the second law of refraction and it was given by Snell scientist and in 1621। बट एक्चुअली ये है क्या? तो इंसिडेंट रे जो है और रिफ्रैक्टेड रे जो है, इनके साइन का रेशियो कांस्टेंट होगा, बस यही बताया गया है। एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, and sine of angle of refraction is constant for given pair of media and this is called refractive index and it's denoted by a small n। इसको आप small n से डिनोट कर सकते हो। and yes, refractive index has no unit because it's a physical quantity of ratio। जो भी रेशियो वाले physical quantity होते हैं, they don't have units and dimension। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं, इसको और भी डिटेल में हम लोग यहाँ आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो कि रेशियो ऑफ स्पीड है दो अलग अलग मीडियम में, स्पीड क्या है लाइट का, उसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। फिर से समझना कि दो मीडियम है, दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होगा, उसी लाइट के स्पीड के रेशियो को कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट ऐसे आप कर सकते हो 1n2। इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, क्योंकि वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो। जैसे कि अगर लाइट रेज वाटर से ग्लास की तरफ जा रहे हो, देन यहाँ पे दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहलाएगा? जब ये वैक्यूम से लाइट ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में जाएगा, देन इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडिया ऑप्टिकली एग्जैक्ट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, अगर दो मीडियम हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, देन उसमें कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, लाइट पास कर जाएगा। सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी सब्सटेंस के पास ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो डेंसर मीडियम कहलाते हैं, और जिन भी सब्सटेंस के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते हैं उनको रेयरर मीडियम कहा जाता है। दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज डेंसर एंड व्हाट इज रेयरर मीडियम। Refractive index for light going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index for light going from medium 2 of medium 1। यह बेसिकली कहा यह गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट, किसी भी लाइट का जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1 के इक्वल होगा। ये उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है, एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं होता। यहाँ पे ये बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं उसको ऊपर रखेंगे और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे रखते हैं। बस यही समझाया गया है इसमें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। अब हम लोग बात करते हैं अपने मुद्दे की, जो कि लेंस है, और इस चैप्टर में लेंस पढ़ना है। वर्किंग ऑफ ए लेंस, वो लेंस का वर्किंग जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। जब इससे लाइट रेज पास होते हैं तो लेंस क्या है? तो लेंस एक पीस है ट्रांसपेरेंट ग्लास का, और ये एक स्फेरिकल सरफेस से निकाला गया होता है। दो तरह के बेसिकली लेंस होते हैं। एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि दोनों एंड पे तो पतले पतले होंगे, लेकिन एट दी सेंटर इट इज थिक। सेंटर पे ये कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है, ये सेंटर पे पतला है लेकिन ये दोनों एज पे मोटा है, तो इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। कुछ की पॉइंट्स है लेंस के बारे में जो कि हमें जानना चाहिए कि सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये जो है ये सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, और दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। एक इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे लाइन जाएंगी जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। यही कह रहा था मैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, और ये परपेंडिकुलर होते हैं लेंस के दोनों सरफेस से। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब बीम ऑफ पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आएंगी और वो इसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगी, और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करती हैं उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो कॉनकेव लेंस में भी सेम क्राइटेरिया है कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से होके, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी या फिर जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होंगी उसी को प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। लेंस हैज टू फोकी, लेंस के पास दो फोकस होते हैं और फोकस का प्लूरल फोकी होता है। दो फोकस दोनों तरफ होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, लेंस के दोनों तरफ होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस के पास फोकस रियल होते हैं, कॉनकेव लेंस के पास वर्चुअल फोकस होता है। अपर्चर क्या होता है? स्फेरिकल लेंस का वो पार्ट जिससे रिफ्रैक्शन होगा उस पार्ट को अपर्चर कहा जाता है।
एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, व्हाट इज फोकल लेंथ। ये एक लेंथ है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अपने फोकस पे लाके कन्वर्ज कर देती हैं। और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अपने फोकस पे से ऐसा लगता है कि वो डाइवर्ज होकर फोकस से निकल रहा है, एंड सो दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस हैं कि अगर हमें इमेज ऑब्टेन करनी है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सो पहला क्राइटेरिया तो यही होता है कि जहाँ भी एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। सो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस से जब पास करेगा तो फोकस से होके गुजरेगा, ये बोला जा रहा। अगर कोई लाइट रेज कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो वो बिना अपने डायरेक्शन को बेंड किए हुए, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए उसी पाथ को ट्रेस करेगा और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर निकल जाएगा। तीसरा रूल ये कहा जा रहा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर इसके फोकस को पास करते हुए एक लाइट रे आ रहा और लेंस के थ्रू गुजर रहा, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा, देन वो रिफ्रैक्शन के बाद मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस को क्रॉस करने के बाद, उससे पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगा। अब बात करते हैं किस टाइप का इमेज ये बना सकता है। डिफरेंट टाइप्स का इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, उसको एक एक करके समझेंगे। पहला केस ये है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को F1 डैश मतलब कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पुट करेंगे तो क्या होगा। इतना तो आपको पता होगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही पुट करते हैं। ये हम लोग मिरर वाले में भी समझे थे कि ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में पुट करते थे। यहाँ हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ भी यही जानेंगे कि लेंस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को पुट करना है। यहाँ पुट करोगे तो ये ऐसे अपीयर हो रहे हैं, अपीयर टू मीट, ये अपीयर हो रहा है कि यहाँ जाके कहीं मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में ये कहीं मीट नहीं हो रहे हैं, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। सो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड हियर इज, यहाँ जो इमेज बनने वाला है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। यहाँ देखिए क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हो रहा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज यहाँ बना है। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे पुट करोगे देन यहाँ से जो लाइट पैरेलल होके जा रही हैं वो फोकस से होके गुजर जाएंगी, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ही ऐसे ही बिना बेंड हुए निकल जाएंगे। और यहाँ आपको क्या देख के लग रहा है कि ये तो मीट ही नहीं कर रहे हैं, ना तो यहाँ और ना ही यहाँ, ये पैरेलल होके निकल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। सो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा और बहुत ही बड़ा इमेज यहाँ पे बनने वाला है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है केस नंबर 3 कि अगर आप ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के बीच में पुट करते हो तो क्या होने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, बियॉन्ड 2F इमेज बनने वाला है, रियल इन्वर्टेड होगा एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होने वाला है। केस नंबर 4 में कहा गया है कि अगर 2F डैश पे आप ऑब्जेक्ट को पुट करते हो देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ से भी डायग्राम से क्लियर है कि ये 2F पे ही बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस पे बनेगा। सेम साइज जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का होगा। दिस इज केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पुट करते हो बियॉन्ड 2F डैश, 2F डैश के बाद पुट करते हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे इमेज देख के क्लियर हो रहा होगा कि F और 2F के बीच में बनने वाला है, रियल इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पे इमेज। एंड द लास्ट वन इज केस नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी में पुट करोगे, सो यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं, जो पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रहा वो तो वैसे ही निकल जाएगा, एंड जो फोकस से होके आ रहे हैं वो पैरेलल हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे एट द फोकस इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। What are the basic usage of convex lens? So पहला यूज ये है कि यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया।
व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, ये जो पहला नंबर पॉइंट है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किस में होता है, या फिर फार साइटेडनेस को सही करने के लिए किस लेंस का यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए किस लेंस का यूज होता है। ये इतना घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई एग्ज़ाम हुआ हो और उस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ना आया हो, आज तक रिपीट ना किया हो। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बार ये पूछा गया है और आज भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। हाइपरमेट्रोपिया हम लोग समझते हैं पहले क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस, मतलब जिसको दूर की वस्तु तो सही से दिखाई देते हैं बट दे आर नॉट एबल टू सी क्लियरली द नियरर ऑब्जेक्ट, वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो उनके आईज में ये लेंस लगाए जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि उनके विजन को सही किया जा सके। अगला यूज क्या है? मेकिंग अ सिंपल कैमरा। कैमरा में इसी लेंस का यूज होता है मैग्नीफाई करने के लिए, यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर भी इसका यूज होता है। एंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बनाने में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको पहले हम लोग देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर आ रहे हैं, देन वो रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से डाइवर्ज होगा कि ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा अपीयर होगा कि लग रहा है कि वो फोकस से आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली वो फोकस से नहीं आ रहा है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई जा रहा तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाएगा। ये तो पीछे कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी हम लोग देख चुके हैं। मूव करते हैं आगे। इसमें कहा गया है कि अगर कोई लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं और वो फोकस की तरफ जा रहे हैं, देन वो जब रिफ्रैक्शन करेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल होकर निकल जाएंगे, वो फोकस को नहीं टच करेंगे। नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कोई मतलब नहीं रखता कि आप ऑब्जेक्ट को किस जगह पे प्लेस किए हो कॉनकेव लेंस के सामने, लेकिन जो कॉनकेव लेंस में इमेज बनने वाला है वो हमेशा 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 के लिए वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब छोटा बनेगा। बेसिकली दो केस होते हैं इसमें, दोनों केस को हम लोग देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे कहीं भी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे कॉनकेव लेंस के सामने, उस समय जो इमेज बनेगा दैट विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। सेकेंड केस इज दैट कि अगर आप कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट करते हो तो क्या होने वाला है? देन इमेज फोकस पे बनेंगे, वर्चुअल इरेक्ट होंगे एंड हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा बनने वाला है। सो व्हाट आर द बेसिक यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें, कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस का क्या यूजेज है डेली लाइफ में? इसका यूज स्पेक्टिकल्स में होता है। ये भी क्वेश्चन वही रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है दोनों, मतलब अपोजिट है दोनों, एक कॉनकेव से है एक कॉन्वेक्स से है, एक हाइपरमेट्रोपिया है एक मायोपिया है। मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब कि नज़दीक का तो आपको सही से दिखता है लेकिन आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हो। सो उन तरह के जो पेशेंट्स हैं, उन तरह के जो रोगी हैं, उनकी आंखों में कॉनकेव लेंस को लगाया जाता है, उनके स्पेक्टिकल्स में कॉनकेव लेंस को लगाया जाता है ताकि वे दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकें। ये होता क्यों है, ये आईज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे अगर आपके सिलेबस में होगा तो वहाँ पे मतलब लाइट रेज पहले डाइवर्ज हो जाते हैं, लाइट रेज रेटिना के बाद डाइवर्ज होते हैं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे। यूज एज आई लेंस, आई लेंस के तौर पे यूज होता है गैलीलियन टेलीस्कोप में एंड यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। ये क्या होता है? तो डोर्स में स्पाई होल होते हैं, छोटे से छेद होते हैं और उस छेद में इस लेंस को पुट किया जाता है कि जब भी आप घर के अंदर हो और कोई आपका डोर नॉक कर रहा, आपको पता करना है कि बाहर दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो आप इस होल से देख सकते हो, इस स्पाई होल से। और ये वाइड एंगल दिखाता है ताकि कोई इंसान अगर पास में भी खड़ा होगा दरवाजे के, फिर भी आप उसे वाइड एंगल से उसको पूरा आप देख सकते हो अच्छे तरीके से कि वो बाहर कौन आपका इंतज़ार कर रहा है, कौन बुला रहा है आपको। इसलिए स्पाई होल के तौर पे इसे यूज होता है। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन का। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में कि साइन कन्वेंशन जो वहाँ था वही यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि कोऑर्डिनेट होता है कि जब आप
ऊपर की तरफ जाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में देन पॉजिटिव होगा साइन, अगर नीचे जाओगे देन नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट में जाते हो देन अगेन नेगेटिव, अगर आप राइट में ट्रेवल करते हो देन पॉजिटिव। इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट में पुट करोगे, लेंस के लेफ्ट साइड। सारा डिस्टेंस जो है, सभी डिस्टेंस को आप ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करोगे, कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में, कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट में, कि ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में, या ऑप्टिकल सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से आप सारे डिस्टेंस को मेजर करोगे। जो भी डिस्टेंस है मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे ऑफ द लेंस टू द राइट साइड। अगर राइट साइड में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो देन इट विल बी पॉजिटिव डिस्टेंस। अगर आप लेफ्ट में जाते हो लेंस के लेफ्ट साइड में देन साइन विल बी नेगेटिव फॉर द डिस्टेंस। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। डिस्टेंस मेजर जो आप अपवर्ड में करते हो वो पॉजिटिव होता है, और जो डिस्टेंस आप डाउनवर्ड में करते हो, जो डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में करते हो, दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव डिस्टेंस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस लेंस फार्मूला। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम्स में। 1/v minus 1/u equal to 1/f. What is v? This is image distance, and what is u? U is object distance, and what is f? F is the focal length of lens. मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है ये रेशियो होता है, किनका रेशियो? तो हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इसका, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, बस रिफ्रैक्शन है ये, और रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू। v क्या है? तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया है देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है? तो पावर मेजर है, ये मेजरमेंट है, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कितना कोई लेंस डाइवर्ज कर सकता है एंड कितना कोई लेंस कन्वर्ज कर सकता है जब उससे लाइट रेज पास होंगी। तो इसी मेजरमेंट को, डिग्री ऑफ मेजरमेंट को पावर ऑफ लेंस कहा गया है। पावर ऑफ लेंस जो है डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, और पावर निकालने का फॉर्मूला भी होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को यहाँ पे आपको मीटर में पुट करना होता है, लेकिन अगर आप इसे सेंटीमीटर में पुट करते हो तो यहाँ फोकल लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी पुट कर सकते हो, बशर्ते आपको यहाँ पे फिर 100 करना होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा फिर 100 होगा। पावर लेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। इसका यूनिट होता है डायोप्टर, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है बिकॉज इट हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये एक न्यूमेरिकल सम है, अलजेब्रिक सम है, आप इसे जैसे अलजेब्रा का सम करते हो वैसे कर सकते हो। अगर किसी पावर का, किसी लेंस का पावर P1 है, किसी लेंस का पावर P2 है, दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रख दिया गया है, तो नेट पावर कितना होगा? तो वो P1 प्लस P2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर 4 डायोप्टर है, एक कॉनकेव लेंस है उसका पावर -10 डायोप्टर है, और दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है एक दूसरे के साथ, देन रिजल्टेंट पावर क्या होगा? यहाँ पे रिजल्टेंट पावर हमसे पूछा है। हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 से निकल जाता है रिजल्टेंट पावर। सो +4 एंड -10 डायोप्टर इक्वल टू नेट यहाँ पे -6 डायोप्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। एंड जस्ट थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन very soon in other session. And yes, if you really like the content I am putting here, so you can hit the subscribe button and you can hit like button, so I can understand you like my content. Okay, thank you for watching.